आज हम पढ़ रहे हैं पुष्प की संरचना। पुष्पों में लैंगिक प्रजनन के लिए आवश्यक हो जाता है कि पुष्पों की संरचना को देखा जाए कि किस तरह से होती है। पुष्प के भाग होते हैं, मुख्य भाग 4, जिसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। ये मिड वाला जो पार्ट है वो है स्त्री केसर। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि पुष्प के मुख्य जनन अंगों में हमेशा पुंकेसर और स्त्री केसर, या इसको हम उस भाषा में कहते हैं पुमंग एवं जायांग, जो है आवश्यक मुख्य लैंगिक प्रजनन अंग होते हैं। यानी कि इनमें जो नर भाग होता है, यानी जो नर युग्मकोद्भिद उत्पन्न करेगा वो भाग होता है पुमंग, और जो मादा युग्मकोद्भिद को उत्पन्न करेगा वो भाग होता है जायांग। तो यानी कि यहाँ पर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे, सिर्फ पुमंग को पहले पढ़ेंगे। पुमंग यानी कि इसको हम पुंकेसर के रूप में जानते हैं। पुंकेसर है यहाँ पर ये बना हुआ। पुंकेसर एक ऐसी संरचना है जो कि किसी भी पुष्प में पाई जाती है। जो पुष्प उभयलिंगी होते हैं या फिर एक लिंगी भी होते हैं, उनमें पुंकेसर पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि पुंकेसर के जो भाग होते हैं, दो मुख्य भागों में इसको बांटते हैं। एक को हमने कहा तंतु, ये वाला जो लंबा डंठल होता है तंतु, जिससे पुष्प से जुड़ा हुआ रहता है। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कहते हैं परागकोश। अगर इस परागकोश की टीएस काटी जाए तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे इसमें 4 पालियों का बना हुआ रहता है ये, लेकिन इसके हिस्से 2 होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं द्विपालिक परागकोश। इस परागकोश में आप देखेंगे, यदि हम इसकी संरचना को देखें तो इसकी संरचना में सबसे बाहर की तरफ हमेशा बाह्य परत होती है, इसके अंदर एंडोथीसियम होती है, फिर इसके अंदर एक परत मध्य परत की होती है, फिर इसके अंदर 2 या 3 परतों से बना हुआ टैपिटम की परत होती है, और इसके अंदर जो मुख्य संरचना होती है जिसको हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर जो नर युग्मकोद्भिद होता है, जिसको हम परागकण कहते हैं, वो परागकण उपस्थित होता है। यानी कि अब हम पढ़ेंगे कि परागकणों का विकास कैसे होता है, कैसे लघु बीजाणुधानी बनकर के तैयार होती है। तो थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए आपको इसकी संरचना पर हम जाएंगे। इसकी संरचना को देखा जाए तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, ये 3 परतें बाहर से होती हैं, फिर इसके अंदर 2 या 3 परतों के या टैपिटम होता है। इस टैपिटम का बहुत ही आवश्यक कार्य होता है कि परागकणों की सुरक्षा करना, या फिर परागकणों के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना, परागकणों के लिए पानी उपलब्ध करवाना। यहाँ पर एक संरचना होती है यहाँ पर जुड़ी हुई, जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे होंगे, ये है कनेक्टिविटी। इसको कहते हैं कनेक्टिविटी, जो कि कनेक्शन रखती है फ्लावर के थैलेमस के बीच में और परागकोश के बीच में। तो ये जो कनेक्टिविटी है, इससे जो भी खाद्य पदार्थ परागकणों को जाएगा तो इसी के द्वारा सप्लाई होता है। यहाँ पर देखो कि ये जो लघु बीजाणुधानी है, किसी भी परागकोश के अंदर लगभग 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। ये लघु बीजाणुधानी के अंदर ही परागकणों का विकास होता है। यानी कि अब हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन क्या होता है। लघु बीजाणु जनन का मीनिंग होता है कि जब किसी भी पौधे में परागकणों का विकास हो, और वो परागकण बनते हैं इस लघु बीजाणुधानी के अंदर। जब लघु बीजाणुधानी जो है टूटेगी इस तरह से, तो यानी कि जब परागकण पक कर के तैयार हो जाएंगे, तब जाकर के परागकण बाहर गिरेंगे और फिर परागण की प्रक्रिया के लिए तैयार होंगे। यानी कि हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे यहाँ पर लघु बीजाणु जनन होता है। लघु बीजाणु जनन का मतलब कि परागकण किस तरह से बनते हैं। यहाँ पर देखिए कि इस परागकोश के अंदर सबसे मध्य की जो कोशिकाएं होती हैं बहुत ज़्यादा सघन होती हैं। उनमें बहुत ज़्यादा जीव द्रव्य होने के कारण वो सीधे काम करती है बीजाणु जनन का। बीजाणु जनन के बाद वो कोशिकाएं बदल जाती हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है, प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है परागकणों का निर्माण करती है। आप अच्छे से जानते हैं कि यदि इस कोशिका को हम ले लें तो एक कोशिका, यानी कि अगर एक कोशिका को हम लें तो एक कोशिका से हमेशा जो है अर्धसूत्री विभाजन में कम से कम
चार परागकणों का निर्माण होता है। तो यानी कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं और ये 4 परागकण यानी कि प्रत्येक कोशिका से जो है असंख्य परागकणों का निर्माण होता है। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन। और ये सब होता है लघु बीजाणु धानी के अंदर। ये लघु बीजाणु धानी है और ये चारों लघु बीजाणु धानी संयुक्त होकर के परागकोश के अंदर रहती है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा परागकण, इससे संबंधित है कि ये परागकण किस तरह से होते हैं। तो परागकण जो है किसी में गोल शेप के होते हैं, किसी में इनके बाहर से थोड़ा कटीले हो जाते हैं, कभी कभी ये सिर्फ खुरदुरे होते हैं, या फिर ये हम रफ इसको कह सकते हैं, रफ सतह इनकी हो सकती है। इसी तरह से ये परागकण जो है किसी प्रजाति में थोड़ा सा लंबे शेप में हो सकते हैं या फिर बिल्कुल गोल भी हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं। तो इस परागकण की यदि हम संरचना देखें तो परागकण की संरचना जब देखी जाए तो यहाँ पर सबसे बाहर की जो परत होती है उसको हम कहते हैं बाह्यचोल और इसकी आंतरिक परत कहलाती है अंतःचोल। यहाँ पर मुख्य बात यह है बताने के लिए कि इस बाह्यचोल जो ये परत है, इस बाह्यचोल से एक छिद्र लगा हुआ होता है जिसे कहते हैं जनन छिद्र। और ये जनन छिद्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है परागकण की प्रक्रिया के लिए। परागण की प्रक्रिया के बाद निषेचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जनन छिद्र। ये हमेशा जो है यानी कि जो इसका बाह्यचोल है, परागकण का बाह्यचोल जो है एक विशेष पदार्थ से बना हुआ होता है जिसे हम कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। ये ऐसा पदार्थ है कि जो इस परागकण को जो है किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचने देता है और सबसे कठोर पदार्थ है जिसका अभी तक जो है तोड़ने के लिए अभी तक कोई पदार्थ नहीं बन पाया है। देखो, फिर इसके अंदर होता है ये अंतःचोल। इस अंतःचोल जो है ये सेलुलोज से बना हुआ होता है, सेलुलोज एवं पेक्टोज से बना हुआ होता है। अगर इसकी आंतरिक संरचना देखी जाए तो आंतरिक संरचना में इसके दो केंद्रक उपस्थित होते हैं। इसको हम कहते हैं काई केंद्रक जो कि परागकण का अपना केंद्रक है और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं जनन केंद्रक या जनन केंद्रक जो आगे जाकर के दो युग्मकोद्भिदों में बटेगा जब परागकण की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो ये यहाँ पर हमने पढ़ा थोड़ा सा परागकण के बारे में। अब आगे हम पढ़ते हैं कि एक पुष्प का जो दूसरा लैंगिक अंग है वो है जायांग यानी कि मादा जनन अंग के बारे में हम पढ़ेंगे। पुष्प में आपने अधिकतर देखा होगा कि पुंकेसरों के मध्य में एक और संरचना होती है जिसको हम कहते हैं स्त्रीकेसर या जायांग या गाइनोसियम हम इसको कहते हैं। ये होता है यहाँ पर, इसके 3 भाग होते हैं, एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग। इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र, इसको हम कहते हैं वर्तिका। और ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्योंकि ये होता है अंडाशय और इस अंडाशय के अंदर जो है हमेशा एक संरचना होती है जो मादा युग्मकोद्भिद कहलाती है और उस संरचना का नाम है बीजांड और यही होता है मादा युग्मकोद्भिद। यानी कि इस जायांग के अंदर जो है मादा युग्मकोद्भिद का जो काम करेगा वो करेगा बीजांड और इस बीजांड के अंदर भी ये वाली अंडकोशिका। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे बीजांड की संरचना के बारे में। यहाँ पर देखिए बीजांड जो है यहाँ पर लगे हुए होते हैं इस तरह से और ये जिस संरचना के द्वारा जुड़े हुए होते हैं उसको पहले हम कहते हैं अपरा। अपरा इस संरचना के द्वारा ये हमेशा जो है अंडाशय से लगे हुए होते हैं। अपरा के बाद इसकी एक संरचना होती है जिसको हम कहते हैं बीजांड वृंत, ऊपर डंठल जिसको हम कहते हैं बीजांड वृंत। इस बीजांड वृंत के ये 2 सतहें आप देख रहे होंगे, ये कहलाती हैं अध्यावरण यानी कि ये इसका परत है। ये किसी भी बीजांड को जो है ये चारों तरफ से घेरे हुए रहती है सिर्फ एक भाग को छोड़ करके। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने जो है अध्यावरण को नहीं बनाया है, ये हमेशा खुला भाग रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं बीजांड का द्वार। ये दरवाजा है जिससे होकर के जब परागण होगा तो पराग नलिका अंदर जाएगी। यानी कि ये हुआ बीजांड द्वार, ये हुआ अध्यावरण की 2 परतें। फिर इस अध्यावरण के अंदर बीजांड काय होता है एक कोशिकाओं का समूह। फिर
ठीक इस बीजांड द्वार के सामने पिछला वाला भाग कहलाता है निभाग। और इस बीजांडकाय के अंदर सबसे महत्वपूर्ण संरचना होती है जिसको हम कहते हैं भ्रूणकोश। और इस भ्रूणकोश को ही जो है मादा युग्मकोद्भिद इसके अंदर ही उपस्थित होता है। यानी कि इसके अंदर जो है आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर 8 केंद्रक उपस्थित हैं, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। इन तीनों में से ये काम करता है सबसे थोड़ा सा साइज में जो बड़ा हो वो काम करता है अंड कोशिका का। और अंड कोशिका के बाद इसके अगल बगल जो कोशिकाएं होती हैं वो कहलाती हैं सहायक कोशिकाएं। फिर इसके ठीक अपोजिट साइड हमेशा जो है 3 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रतिध्रुवी कोशिकाएं। और ठीक बीच में जो है 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं जिनको हम कहते हैं द्विध्रुव केंद्रक। तो ये है भ्रूणकोश की संरचना। और इस तरह से भ्रूणकोश होता है आवर्तबीजी पौधों में। तो ये भ्रूणकोश जो है आप देख रहे होंगे ये हमेशा जो है 8 केंद्रक युक्त होता है और 7 कोशिकाएं हम इनको कहते हैं। 8 केंद्रक 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक यहाँ पर होते हैं। और 3 6 और 1 कोशिका इसको माना जाता है। 7 कोशिका युक्त होता है हमेशा आवर्तबीजी का भ्रूणकोश। अब हम देखेंगे इसमें कि ये भ्रूणकोश यानी कि हम देखेंगे इसमें कि बीजांड का निर्माण किस तरह से होता है। तो इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। मैंने जैसे अभी आपको कहा था कि यहाँ पर भी जो है लघु बीजाणु धानी के अंदर जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परागकण का निर्माण होगा तो हमेशा अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया से होकर के गुजरेगा। तो यहाँ पर भी जो है इस बीजांड का निर्माण भी अर्धसूत्री विभाजन से ही होता है।